क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में 1 अरब टन से भी ज्यादा पानी छोड़ दिया? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 अरब टन मीठा पानी। लेकिन ये कोई गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी योजना थी। मगर जब ये पानी उस सूखी रेत पर फैला तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है इंसान की हिम्मत, इंजीनियरिंग की ताकत और नेचर के अनोखे करिश्मे की। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। आखिर क्यों किया गया ये सब और क्या हुआ जब पानी रेगिस्तान से मिला, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। बड़ा सपना, दी न्यू वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया। इसका जवाब छिपा है इजिप्ट की जियोग्राफी और बढ़ती आबादी में। इजिप्ट की 95% से ज्यादा आबादी सिर्फ 5% जमीन पर रहती है, यानी नाइल नदी के किनारे एक पतली पट्टी में। सदियों से यही नदी इजिप्ट के लिए जीवन का मुख्य जरिया रही है। लेकिन बढ़ती आबादी के लिए खाना और रहने की जगह दोनों की जरूरत बढ़ने लगी, इसलिए इजिप्ट को अपनी सीमाओं से बाहर सोचना पड़ा। उन्हें ऐसी जमीन चाहिए थी जहां खेती हो सके और नए शहर बसाए जा सके। उनके पास जमीन तो थी बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन वो थी सहारा रेगिस्तान की सूखी और बंजर जमीन। 1990 के दशक में एक बड़ा सपना देखा गया, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया दी न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे टॉशका प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसका मकसद साफ था, नाइल नदी के अतिरिक्त पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाना और लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाना। लेकिन सवाल था, ये कैसे होगा? नाइल नदी का पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचेगा? यहीं से इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का असली कमाल शुरू होता है। इजिप्ट में आसवान हाई डैम के पीछे एक बहुत बड़ी झील है जिसे लेक नासर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों, मैन मेड लेक्स में से एक है। प्लान ये था कि इसी झील से पानी को पंप करके रेगिस्तान तक भेजा जाएगा। इसके लिए बनाया गया था मुबारक पंपिंग स्टेशन, जो कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक है। इसमें लगे 24 विशाल पंप इतने ताकतवर हैं कि ये हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को लगभग 50 मीटर ऊपर उठाकर नई बनाई गई नहर में डाल सकते हैं। इस नहर का नाम रखा गया शेख जायद नहर, जो लेक नासर के पानी को रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। सोचिए, एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर रेगिस्तान के बीच नई नदी बहा देना, ये वाकई इंजीनियरिंग का करिश्मा था। पहला नतीजा, अनएक्सपेक्टेड टॉशका लेक्स। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत के साथ लेक नासर का पानी खींचकर शेख जायद नहर में भेजना शुरू कर दिया। पानी धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। साल 2000 के आसपास जब लेक नासर में पानी का लेवल बहुत बढ़ गया तो बचा हुआ पानी इस सिस्टम के जरिए रेगिस्तान की नीची जगहों में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वहां पानी जमा होने लगा, और जब सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक सिर्फ रेत का समंदर था, वहां अब नीले रंग की बड़ी बड़ी झीलें नजर आने लगी। इन्हें नाम दिया गया टॉशका लेक्स। ये नजारा सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सहारा के बीच इंसानों ने अनजाने में ही कुछ नई विशाल झीलें बना दी। ये प्रोजेक्ट का पहला और सबसे बड़ा अनपेक्षित नतीजा था। इन झीलों ने वहां के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। परिंदे लौटने लगे, मछलियां पैदा होने लगी और बंजर जमीन पर फिर से जिंदगी दिखने लगी। चुनौतियां और शुरुआती रुकावटें। पैसा, ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा था। इसके रखरखाव और संचालन पर काफी खर्च आता था, और जितनी जल्दी प्राइवेट निवेश आने की उम्मीद थी उतनी जल्दी नहीं आई। तकनीकी परेशानियां। रेगिस्तान की जमीन को खेती के लायक बनाना सोचना आसान है, करना मुश्किल। जमीन में नमक, सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसे आम फसलों के लिए ठीक करना चुनौतीपूर्ण था। साथ ही रेगिस्तान की तेज धूप में पानी तेजी से सूख जाता था, यानी पानी का बहुत हिस्सा बेकार हो रहा था। राजनीतिक अस्थिरता। 2011 में इजिप्ट में राजनीतिक हालात बिगड़ गए, जिसके बाद प्रोजेक्ट पर ध्यान कम हो गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलता, कभी बंद हो जाता। टॉशका लेक्स का पानी भी तेजी से सूखने लगा और उनका आकार घटने लगा। एक समय ऐसा आया कि ये बड़ा सपना रेगिस्तान की रेत में ही खो जाने वाला लग रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
2014 के बाद इजिप्ट की नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जीवित करने का फैसला किया। राष्ट्रपति अब्दुल फातह एल सिसी ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। इस बार पुराने अनुभवों से सीख लेकर नया प्लान और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू हुआ। पानी के आगे के चैनल्स पूरे किए गए, जमीन को आधुनिक तरीके से उपजाऊ बनाने का काम शुरू हुआ और पानी के प्रबंधन के लिए स्मार्ट तकनीक जैसे पिवट इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। आपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे। यही पिवट इरिगेशन का कमाल है। इससे पानी सीधे फसलों की जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी कम होती है। सरकार ने बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूर और अन्य जरूरी फसलों की खेती शुरू की ताकि देश की फूड सुरक्षा मजबूत हो सके। आज की हकीकत और आने वाला भविष्य। आज अगर आप टॉशका एरिया को देखें तो आपको एक हैरान करने वाला नजारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान और दूसरी तरफ उसी रेगिस्तान के बीच हरी भरी फसलें लहलहा रही है। ये प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा सफल है। ये इजिप्ट के लिए अनाज पैदा कर रहा है और लोगों के लिए नए रोजगार के मौके भी दे रहा है। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है पानी का। नाइल नदी का पानी सिर्फ इजिप्ट का नहीं है, इस पर सूडान और इथियोपिया का भी हक है। ऐसे समय में जब पानी को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नाइल का पानी रेगिस्तान में इस्तेमाल करना लंबे समय में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सही होगा? पर्यावरण विशेषज्ञ ये भी सवाल उठाते हैं कि एक प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी रेगिस्तान को इस तरह बदलना क्या लंबे समय में ठीक है? इन सवालों का जवाब समय ही देगा। तो दोस्तों, इजिप्ट द्वारा सहारा में बिलियन टन पानी छोड़ने की ये कहानी सिर्फ पानी और खेती की नहीं है। ये कहानी है एक देश के अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर बड़ा सपना देखने की। इस सफर में उन्हें अनपेक्षित सफलताएं मिली, चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर एक नई शुरुआत भी हुई। टॉशका प्रोजेक्ट ये साबित करता है कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। लेकिन साथ ही ये याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ काम करते समय हमें हमेशा उसके परिणाम और कीमत के बारे में सोचना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी है या हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से बचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।